ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो देखो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने कुछ बेसिक चीज़ें तुम्हें बता दी, जैसे लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है पता है? हाँ, क्योंकि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि किसी न किसी को मरना है, या सबको किसी न कहीं मरना है। तो आपके मर जाने के बाद आपकी जो आइडेंटिटी है, मीन्स आपकी स्पीसीज की जो पहचान है, वो इस दुनिया में बनी रहे। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप जैसा इस दुनिया में कोई रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। जैसे ही आप मरे, आपकी तमाम स्पीसीज खत्म होने लगी, है क्या नहीं? मीन्स अगर इंसान रिप्रोडक्शन करना भूल जाए या वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे इंसान खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाए, ठीक है। अपनी जो स्पीसीज है उसको इस दुनिया में बनाकर रख पाए। इसीलिए हमें क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन की जरूरत है। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है नवजात शिशु, ठीक है। आई बात समझ में? अर्पित क्लियर है? सुन लो ध्यान से। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पे बात हो गई, बात हुई कि नहीं? हमने ये तो पढ़ा, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस, या अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। डेफिनेशन। अब रिप्रोडक्शन क्यों? व्हाई? रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए हमें? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अपने जीवन को चलाने के लिए, है क्या नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? क्यों चाहिए रिप्रोडक्शन? और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और कोई पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा? रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए? वेरिएशन। हाँ, वेरिएशंस सबसे इंपॉर्टेंट बात। ताकि वेरिएशंस आए, बदलाव आए। वेरिएशंस मींस बदलाव। जब भी हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, और वो बदलाव कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे नेचर बदल रहा है और नेचर के साथ साथ हमको भी तो बदलना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर आप नहीं बदले तो क्या होगा? आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। डार्विन ने ये तो बताया था कि प्रकृति या जो नेचर है वो अपने आप को चेंज करता है, और अगर आप उस चेंज के साथ नहीं बदले तो नेचर आपको लात मार के भगा देगा। आई बात समझ में? तो रिप्रोडक्शन हमें वेरिएशंस प्रोवाइड करता है, हमें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ देता है, ठीक है, कि हम लगातार अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते। आई बात समझ में कि नहीं? बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। नहीं है समझ? क्लियर है ना सभी को? देखो तो पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते चलो सारी चीजें। फिर रिप्रोडक्शन होता कैसे? हाउ? रिप्रोडक्शन होगा कैसे? तो रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग टाइप्स हैं। रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग एसेक्सुअल मेथड अपनाते हैं, कुछ लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपनाते हैं, और कुछ लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनाते हैं। अक्सर इन सब में डिफरेंस क्या है? अलग अलग मेथड में अलग अलग डिफरेंस होता है ना, तो सब में अलग अलग डिफरेंस। जैसे हम बात करें एसेक्सुअल मेथड, तो एसेक्सुअल मेथड में सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें फॉलो करना होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है? सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट का मतलब ये नहीं है कि
आपको मदर चाहिए या आपको फादर चाहिए, कोई भी, जरूरी नहीं है कि मेल हो या फीमेल हो, हमें उससे मतलब नहीं, बस पेरेंट होना चाहिए। क्लियर है मैम? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं से कहीं तक ये बात नहीं है कि आपको मेल ही चाहिए या फीमेल ही चाहिए, ऐसा कोई वहां पे डिस्टिंक्शन नहीं लगा हुआ है। चाहे कोई भी मिले, मेल मिल रहा है मेल ले लो, फीमेल मिल रहा है फीमेल ले लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ठीक है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कोई भी स्पेसिफिक जेंडर का पेरेंट नहीं चाहिए। क्लियर है बात? सेकंड थिंग ये होता है कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसमें चांसेस ऑफ वेरिएशन बहुत कम होते हैं। क्या होता है? चांसेस ऑफ वेरिएशन, मतलब बदलाव आने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं। चांसेस ऑफ वेरिएशन वेरी लो, कम होते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चांसेस ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं? कम होते हैं, बहुत ज्यादा। आई बस फिर हम बात करेंगे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। इसमें कोई भी या किसी भी तरीके के गैमेट्स का यूज नहीं होता है। क्लियर? गैमेट्स पढ़ाए थे मैंने तुम्हें 11th क्लास में, सेक्स सेल्स नहीं कहते हैं, याद है? यस कि यहाँ पर हम कोई भी सेक्स सेल्स का यूज नहीं करते। दे रिक्वायर्ड नो गैमेट्स, उनको किसी भी तरीके की गैमेट्स की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर नो गैमेट्स, उनको किसी भी तरीके की किसी भी कोई भी गैमेट्स की जरूरत नहीं। आया समझ? आया? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है और फिर गैमेट्स स्क्वायर होते हैं और चेंज का वेरिएशन, चांसेस ऑफ वेरिएशन बहुत लो। ठीक है? यस। एक और बात, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो लोग फॉलो करेंगे तो उनसे बनने वाले ऑफस्प्रिंग या यंग वंस हमेशा क्लोन होंगे। क्या होंगे? क्लोन। क्लोन्स टू देयर पेरेंट्स। क्लोन्स का मतलब जानते हो? बहरूपीय। बहरूपीय होता है ना, हाँ। शक्तिमान का क्लोन आ गया, भीम का क्लोन आ गया, बेंटेन का क्लोन आ गया। क्लोन मतलब बहरूपीय। आया समझ में? हाँ। तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर मैं यहाँ से एक बाल तोड़ूं और नीचे गिरा दूं, उसमें से मेरे ही कोई शरीर बन जाए, तो वो मेरा क्लोन ही तो होगा। यस। मतलब मेरे किसी पार्ट से उसका जन्म हुआ और वो बिल्कुल दिखने में मेरे जैसा है, जैसे कि परमैन में होता है। देखा है परमैन? उसमें गुड़िया होती है, उसकी नाक को दबा दो तो जो नाक को प्रेस करेगा उसी के जैसा उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। याद है? तो क्लोन्स क्या होते हैं? बिल्कुल बहरूपिया, बिल्कुल आपके जैसा, सेम टू सेम, डबल रोल जैसा हम पिक्चर में देखते हैं। कहते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से अगर कुछ भी बनता है तो वो कैसा होता है? क्लोन। क्लोन। मतलब उसके ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स को फुल टू फुल रिजेंबल करते हैं, फुल टू फुल। क्लियर है बात? नहीं है समझ? आई बात समझ में कि नहीं? आ गया सर। ये बात तुम्हें यहाँ से भी क्लियर हो जानी चाहिए थी कि चांसेस ऑफ वेरिएशन बहुत लो है। जब बदलाव ही नहीं आएंगे तो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स जैसे ही तो होगा लगभग, क्योंकि बदलाव ही नहीं है। बहुत कम बदलाव आए ना, लो लिखा है ना, डिक्रीजेस। सर इसमें वो लगता हुआ टाइम हाँ, कई सालें लग जाती हैं, कई युग बीत जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं एसेक्सुअल मेथड में कितने टाइप्स होते हैं। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करने के मल्टीपल टाइप्स। ये सारे टाइप्स आपने क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, बोलिए हाँ या ना? यस सर, बढ़िया। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं फिजन। सबसे पहला जो एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का वो है फिजन। तो फिजन के बारे में मैंने तो नहीं, किसी और ने बताया होगा कि जब एक सिंगल बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म की एक सिंगल बॉडी 2 या मोर देन 2 डिफरेंट बॉडीज में स्प्लिट हो जाए, क्या हो जाए? स्प्लिट हो जाती है, तो उस तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फिजन। क्लियर है? When a single body of an organism get split into 2 and more than 2 daughter cells is called fission. स्प्लिट हो जाना ना, यस सर। तो
फिजन दो तरीके के, बाइनरी फिजन, मल्टीपल। क्लियर है बात? अब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन जो होता है ना, ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। क्या होता है? फेवरेबल का मतलब जैसी कंडीशंस आपको चाहिए या ऑर्गेनिज्म को चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, वैसी कंडीशन में जब रिप्रोडक्शन होता है तो फिजन, बाइनरी फिजन। अगर सपोज करो किसी को बाइनरी फिजन करना है और बाहर हो रही है बारिश, तेज धूप है या हवाएं चल रही हैं, तो क्या है उस सिचुएशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डरता है कि कहीं मैंने डॉटर सेल्स बनाए और ये डॉटर सेल्स बाहर के टेम्परेचर को नहीं झेल पाए और मर गए तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए उस सिचुएशन को बचाने के लिए वो नया मेथड यूज करते हैं, मल्टीपल फिजन। क्लियर है बात? तो ये होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल का मतलब फेवरेबल जो हमारे समर्थ में, हमारे सपोर्ट में, हाँ जो हमारे अनुसार नहीं है, अनफेवरेबल। क्लियर है? जैसा कि मैं बताता हूँ, ये एक अमीबा है, ठीक है? दिख रहा है सभी को? अमीबा यहाँ बनाओ, नीचे ये ऊपर बनाओ, ऊपर देखो तो अमीबा है, ठीक है? अब नॉर्मली अमीबा कैसे डिवाइड होता है? एक डॉटर सेल ये बन जाएगी, एक डॉटर सेल ये बन जाएगी। डिवाइड होता है इस तरीके से, होता है बाइनरी फिजन। लेकिन अब सपोज करो बाहर की जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल नहीं है, यानी नॉर्मल नहीं, अनफेवरेबल। तो ये अमीबा क्या करता है? अपनी बॉडी के अराउंड एक सिस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? सिस्ट का मतलब होता है एक तरीके की हार्ड कवरिंग। क्या बना लेता है? हार्ड कवरिंग, ठीक है? और न्यूक्लियस से कहता है कि तुम्हें अगर डिवीजन करना है तो तुम अंदर ही अंदर डिवीजन करते चालू कर दो। तो जो अमीबा है वो कंटिन्यूअसली डिवीजन बॉडी के अंदर कर रहा है, लेकिन डॉटर सेल्स को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। क्यों निकलने नहीं दे रहा है? क्योंकि बाहर कंडीशंस अनफेवरेबल। क्लियर है बात? और जब वो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाती है और एक साथ मल्टीपल अमीबा बॉर्न हो जाते हैं। एक साथ ही मल्टीपल अमीबा। समझ में आया मल्टीपल फिजन क्या है? नहीं आया समझ में? मल्टीपल फिजन कब होता है? ठीक है, मतलब एक्चुअली में मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन का ही एक मॉडिफाइड रूप है। मॉडिफिकेशन ही तो है, मतलब कई बार बाइनरी फिजन हुआ होगा इसके अंदर, सिस्ट के अंदर, तभी जाके तो इतने सारे सेल्स बने अमीबा। और फिर जिस दिन फेवरेबल कंडीशंस आई ये सब के सब इकट्ठे बाहर आ गए, एक साथ बाहर आ गए। तो इसीलिए हमने इसको मल्टीपल फिजन कहा है। मल्टीपल फिजन का मतलब ये नहीं है कि एक बार में ही मल्टीपल बन जाएंगे, बनेंगे तो बाइनरी करके ही करके, लेकिन मल्टीपल का मतलब है कि जब वो सिस्ट ब्रेक होगी तो एक साथ वो जो ग्रुप में इकट्ठे अमीबा है वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। जैसे कि ये एक रूम है, इसमें हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें तुम लोग आए एक एक करके, वन बाय वन। तो जिसने नहीं देखा कि तुम लोग एक एक करके आए हो, अब जब छुट्टी होगी तो तुम लोगों को इकट्ठे बाहर जाते हुए देखेगा, तो वो क्या सोचेगा कि ये पांचों के पांचों एक साथ बाहर निकले, पांचों के पांचों एक साथ बाहर निकले। मतलब वो उसको लगेगा कि ग्रुप में बच्चे आते हैं और ग्रुप में बच्चे बाहर निकलते हैं, जबकि तुम आए तो एक एक करके थे ना, वन बाय वन। ऐसे ही बाइनरी फिजन इसके अंदर दो दो करके तो हुआ होगा, बट जब सिस्ट ब्रेक हुई तो ये एक साथ बाहर निकल गए। तो जब ये एक साथ बाहर निकले ना, तो हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि एक बार में एक सेल ने इतने सारे अमीबा बना दिए।
नहीं आया समझ? आ गया। हमें क्या लगा कि एक बार में इतने बच्चे बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं था, आए तो सब एक एक करके ही थे ना, वन बाय वन। हाँ सर। क्लियर है ना? तो मल्टीपल फिजन जो है वो बाइनरी फिजन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। नहीं है इसमें? क्लियर हो रहा है ना? हाँ। याद रखोगे बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है? यस सर। इसमें देखने को मिलेगा ये तुम्हें? अमीबा। अमीबा में देखने को मिलेगा। क्लियर रहेगा बात? कंसेप्ट समझ गए ना? यस सर। पक्का है ना कंसेप्ट? हाँ सर। फिजन का कंसेप्ट आया समझ में? हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है? किसी एक हाँ। बहुत ज़्यादा किसी हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक पार्ट थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट करता है, उसकी आउट ग्रोथ होने लगती है, बाहर की तरफ ग्रोथ करने लगता है। छोटा सा पार्ट या छोटी सी सेल बाहर की तरफ जब ग्रोथ करने लगती है तो उसे हम कहते हैं बड। क्या कहते हैं? बड। और वो बड लगातार कंटिन्यूअसली मेन पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन कैप्चर करता है। क्या करता रहता है? कैप्चर करता रहता है। और सही समय आने पर पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, डिटैच मतलब टूट जाता है, और सराउंडिंग के कांटेक्ट में आते ही नए ऑर्गेनिज्म को बॉर्न करते हैं। क्लियर है? यस सर। ये तो मैंने समझाया, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी ना? नहीं सर। अब मैं बडिंग दिखा देता हूँ तुम्हें, बडिंग कैसे होती है। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा बच्चे? नहीं। ऊपर का मिटा दूं, ऊपर का तो लिख लिया तुम लोगों ने। ये चैप्टर 1। हाँ लिख लो ना, एक पेज में तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, और क्या चाहिए? सर ये पूरा हाँ वो भी लिख सकते हो। देखो उसमें भी 4-5 पेज है, ये एक पेज में पूरा चार्ट बन जाएगा। ये भी तो देखो, सर ये शॉर्टकट रिवीजन फॉर्म है ना, हाँ। कि जब तुम्हें शॉर्टकट में रिवीजन करना हो तो तुरंत इस चार्ट को देखोगे, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक काम करो, जल्दी से चार्ट बना लो। हो गया ये चला देखो। हो गया चल? इधर देखो इधर, ठीक है? मल्टीपल फिजन तक तो आप लोगों को क्लियर ही था। चल मैं तो बच गए, अभी तो पढ़ाना ही है। तो नेक्स्ट इधर देखो चल, हम पढ़ा रहे थे बडिंग। बडिंग में होता है आउट ग्रोथ। क्या होता है? आउट ग्रोथ ऑफ द सेल। ठीक है, सपोज करो हम ले लेते हैं हाइड्रा। तुमने बडिंग ऑफ हाइड्रा ही तो सुना होगा। हाइड्रा देखा है? ये क्या होते हैं हाइड्रा के? टेंटिकल्स। हाँ, अच्छी तो होता है हाइड्रा, देख लो। तो इस हाइड्रा के अंदर बाहर की तरफ, दिख रहा है? बाहर की तरफ एक सेल हल्का सा ग्रोथ होना चालू होता है, धीरे धीरे ये सेल बड़ी हो जाती है। As time passes, cell growth extends। जैसे जैसे समय बढ़ता है सेल की ग्रोथ है क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। इतना बड़ा होगा, धीरे धीरे ये जो सेल है ये इस हाइड्रा के बराबर ही आ जाएगा। जो पेरेंट हाइड्रा है उसी के बराबर ये हाइड्रा, इसकी जो ग्रोथ है उसकी हो जाएगी। देखो लगभग अपने पेरेंट से इतना बड़ा हुआ है। हाँ। और फिर जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
बनने के बाद एक सेपरेट न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सेपरेट हो गए, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो एक पेरेंट से नया ऑफस्प्रिंग बना बिना किसी गैमेट के, बिना किसी फ्यूजन, बिना कोई जायगोट के, सिर्फ बॉडी पार्ट से ही तो बना है। आगे ना, तो ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है? बडिंग। इन बडिंग एन आउटग्रोथ इज अकर्स। देख लो इसको, बडिंग में लिखना, बडिंग के अंदर लिखो इन दिस प्रोसेस outgrowth of an organism occurs, which take entire nutrition from the main parent body, until it matures, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, until it matures, after this it detached from, जैसे वो मैच्योर हो जाएगी आउटग्रोथ, वो क्या होगी? डिटैच्ड हो जाएगी, डिटैच्ड फ्रॉम parent body and give rise to new offspring. Detach from parent body and give rise to new offspring. Clear है? समझना है? बड़ी क्लियर है ना? ये सभी वही कंसेप्ट है जो आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, कोई भी इसमें नई चीज नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। अच्छा एक चीज और सुन लो, एक शब्द होता है टॉर्यूलेशन। इस वर्ड का मतलब समझ लो। देखो जो साइंटिफिक वर्ड यूज हो रहे हैं उसके मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है? इधर सुन लो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा बर्ड्स प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को टॉर्यूलेशन कहते हैं। जैसे कि हमने अभी हाइड्रा बनाया था कि नहीं? इसमें एक ही बर्ड प्रेजेंट था, तो ये तो नॉर्मल बर्डिंग था। लेकिन अब सपोज करो इसके अंदर बहुत सारे बर्ड एक साथ प्रेजेंट है, देखो बहुत सारे बर्ड हैं चारों तरफ, तो इस कंडीशन को कहते हैं टॉर्यूलेशन। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन बर्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा जब बर्ड प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम टॉर्यूलेशन कहते हैं। क्लियर है लोग? आया समझ में टॉर्यूलेशन का मतलब क्या है? हम किधर समझना है क्या है टॉर्यूलेशन? एक से ज्यादा बर्ड का प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन बर्ड। एक से ज्यादा बर्ड जब किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम टॉर्यूलेशन कहते हैं। कोई पक्का? अब तुम्हें दो चीजें पढ़नी है, वो भी एक साथ, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। ठीक है, दोनों एक जैसी चीज है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है बस। एक चीज होती है फ्रेगमेंटेशन, और दूसरी चीज होती है रीजनरेशन।
क्लियर? देखो फ्रेगमेंटेशन से हम कहेंगे कि ये है नेचुरल प्रोसेस। क्या है? नेचुरल प्रोसेस। जबकि रीजनरेशन है एक्सीडेंटल प्रोसेस। क्या है? एक्सीडेंटल प्रोसेस। मतलब ये अपने आप हो जाती है, नेचुरल है, इसको करना पड़ता है। आई बात समझ? एक्सीडेंट अपने आप तो होता नहीं, करना पड़ता है ना एक्सीडेंट का। और ये जो नेचुरल है तो नेचर तो अपने आप चलता है, नेचर को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? है कि नहीं? तो देखो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, लेकिन याद रखना कि एक नेचर के कंट्रोल में है और एक नेचर के कंट्रोल से बाहर। क्लियर है बात? प्रॉब्लम यह है कि फ्रेगमेंटेशन जब होता है तो नए ऑर्गेनिज्म बनता है, जबकि रीजनरेशन होता है तो या तो कोई बॉडी पार्ट डेवलप होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि छिपकली की पूंछ, इट इज अ टाइप ऑफ रीजनरेशन। छिपकली की जो पूंछ होती है वो रीजनरेशन का टाइप, मतलब कट जाती है तो फिर दोबारा से डेवलप हो जाती है। सर हमारे पास भी तो ठीक है? सर लीवर। हाँ, तुम्हारे पास भी रीजनरेशन मींस अगर लीवर के सेल्स को हम कट भी करते हैं, लीवर को कट भी कर देते हैं तो लीवर वापस से उतना दोबारा ग्रोथ कर लेता है। रीजनरेशन एबिलिटी है, तुम्हें चोट लग जाती है तुम्हारी सेल्स वापस से रिकवर हो जाती है, ये भी रीजनरेशन एबिलिटी। क्लियर है? रीजनरेशन दोबारा से बन जाना, नाम में छुपा हुआ है रीजनरेशन, दोबारा से ही बन जाना, इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। जबकि फ्रेगमेंटेशन क्या है? व्हेन मेन पेरेंट बॉडी split into 2 or more than 2 daughter cells is called fragmentation। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगायरा नाम से। क्लियर? इसकी बॉडी 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई। देखो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई और ये 3 डिफरेंट पार्ट्स आगे जाकर 3 नए स्पायरोगायरा में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये प्रोसेस नेचुरल है, आपने इसमें कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाया। दिस प्रोसेस इज नेचुरल। फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है वो नेचुरल है। वहीं अगर मैं रीजनरेशन में ले लेता हूं तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आता है प्लेनेरिया, नाम सुना होगा इसका? हाँ सर। प्लेनेरिया सुना है कि नहीं सुना है? अब इसको हमें 3 डिफरेंट पार्ट्स में कट करना पड़ेगा, तब जाके ये रीजनरेट होगा 3 नए ऑर्गेनिजम्स। फ्रेगमेंटेशन में हमने ऑर्गेनिज्म से नहीं बोला कि आप डिफरेंट पार्ट्स में जाके डिवाइड हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, 4 डिफरेंट पार्ट्स में, मोर देन 4 डिफरेंट पार्ट्स में, और वो पार्ट्स नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि रीजनरेशन में हमने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया है। फॉर एग्जांपल लिजार्ड, मैंने बताया कि लिजार्ड की जो टेल है वो ऑटोमेटिकली तो नहीं कटती है, कोई एक्सीडेंटली तो कटती है। तो हमारे जो चोट लगती है वो भी एक्सीडेंटली तो लगती है, नॉर्मली थोड़ी ना है। तुमने बोला आज मेरे पास इतने सेल हैं, 4-5 सेल और बनने, ऑटोमेटिक तो नहीं बनते ना, तुम्हें चोट लगेगी तब जाके नई लेयर आएगी सेल्स की। तो मतलब ये जो है प्रोसेस एक्सीडेंटल प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। समझ पा रहे हो लिंक? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही कंडीशंस में न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं, लेकिन एक में नेचुरली फॉर्म हुआ है और एक में सेकंड थिंग, बॉडी पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं। बॉडी पार्ट डिवाइड हो रहा है ना, बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसमें बॉडी पार्ट्स ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है, इसमें बॉडी पार्ट एक्सीडेंटली डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? हाँ क्या? हाँ सर। पक्का क्लियर है ना? हाँ। दोनों में क्या डिफरेंस? लिख लो इसको। फ्रेगमेंटेशन में लिखना it occurs by breaking of the parent
It occurs by breaking of the parent. जब parent टूट जाता है in two and more than two, in two or more than two parts, comma, each of which, उनमें से हर एक पार्ट, each of which develops into entire organism, और उनमें से हर एक पार्ट देखो नया ऑर्गेनिज्म बन गया। देखो ध्यान से, ये हमारे पास पहला स्पाइरोगैरा था, इसको हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा, तो देखो ये ऊपर वाला पार्ट भी नया स्पाइरोगैरा में कन्वर्ट हो गया, बीच वाला पार्ट भी स्पाइरोगैरा में कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट भी स्पाइरोगैरा में कन्वर्ट हो गया। जैसे मेरी बॉडी है, मैंने अपनी बॉडी के 3 हिस्से किए, गला काट दिया, पैर काट दिया, तो क्या होगा, मेरा ये जो ऊपर का हेड है, कुछ देर बाद तुमने देखा कि मेरे हेड ने पूरा का पूरा बॉडी क्रिएट कर लिया। फिर तुमने देखा कि मेरा ये वाला पोर्शन है, एब्डोमिनल वाला पोर्शन है, थोरेसिक वाला जो पोर्शन है, इसने मेरा पूरा का पूरा बॉडी डेवलप कर दिया, और फिर मेरे लेग्स ने मेरी ऊपर की बॉडी डेवलप कर दी। तो मेरी बॉडी के 3 डिवीजन हुए थे, और उन तीनों डिवीजन ने नया नया इंडिविजुअल फिर से बना लिया। अब ये डिवीजन अगर किसी ने किए होते, जैसे कोई आया तलवार लेके और उसने मुझे काटा हो, तब जाके मैंने ये डिवीजन अपने न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए, तो इसको मैं कहूँगा रीजनरेशन। लेकिन मेरे को बैठे बैठे सपना आया कि अब मुझे अपने 3 ग्रुप बनाने हैं, तो मैंने ऐसे किया और मेरे 3 पार्ट्स डिवाइड हो गए। तो इसमें किसी ने मेरी हेल्प तो की नहीं, मैंने ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रैगमेंटेशन। इसमें आपको किसी ने एफर्ट लगा के डिवाइड नहीं किया है, इसमें डिवाइड करते हैं एफर्ट लगा के, किसी ने बाहर से आपको डिवाइड किया, तब जाके आप दोबारा से अपने बॉडी पार्ट को नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर दिया। नहीं है ऐसा? इसमें आपको एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए ये नेचुरल है और ये एक्सीडेंट है। नहीं है समझ? पक्का है ना? फिर से बताओ मुझे क्या डिफरेंस है फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में? हाँ, एक नेचुरल है, एक एक्सीडेंटल है। एग्जांपल क्या है दोनों के? स्पाइरोगैरा, नीचे वाले में प्लेनेरिया। लेकिन नहीं, इसका इंपॉर्टेंट है स्पाइरोगैरा, यहाँ लिखना प्लेनेरिया। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल से पूछेगा, क्योंकि जो तुम ये चीज पढ़ रहे हो ये 10th क्लास में है, तो वो तुमसे फ्रैगमेंटेशन और ये सब चीजें तो पूछने वाला नहीं है, वो बस तुमसे एग्जांपल ही पूछने वाला है, तो उस चीज की खास ध्यान रखना। और कोई एग्जांपल लिख लो, मार्केंसिया लिख लेना, इसमें फ्रैगमेंटेशन में मार्केंसिया, मार्केंसिया स्पेलिंग, क्योंकि एग्जांपल ही पूछने वाला है वो। एक और लिखना रिक्सिया, रिक्सिया। ये सब ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स पढ़े थे? क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स? जो लैंड पर रहते हैं और वाटर में। हाँ, जो पहली बार लैंड पर आए थे। हाँ। नहीं तो बताया ना ब्रायोफाइट्स हैं। Yes. The first plants to invade land. Remember? Yes, sir. तो ये मार्केंसिया और रिक्सिया ब्रायोफाइट्स के टाइप्स हैं। इसमें लिख लो रीजनरेशन में हाइड्रा भी लिख लो, हाइड्रा भी कर लेता है रीजनरेशन। स्टार्च क्या स्टार्च स्टार्च क्या स्टार्च बॉडी में? ये सर बॉडी ये वो स्किनी स्टारफिश स्टारफिश को स्टार्च स्टारफिश कर सकती है। इसके पास टेंटिकल्स होते हैं ना, हाइड्रा के पास,
तो अगर टेंटिकल कोई डैमेज भी हो जाए ना तो ये दोबारा से नया टेंटिकल फॉर्म कर देता है। क्लियर है? हाँ ये सब पढ़ा है, कुछ भी नया नहीं था इसमें। नई चीज क्या है? बस एग्जांपल, मार्केंसिया, रेक्सिया, इन एग्जांपल पे ही क्वेश्चन आता है। वो पूछेगा बताओ मार्केंसिया किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करेगा। अब तुम सोचोगे मार्केंसिया क्या है, तो तुम्हें याद आना चाहिए मार्केंसिया शो करेगा फ्रेगमेंटेशन। यही चीज समझना है, पेपर को क्रैक करना है तो तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन जो चीजें हैं, रीजनरेशन जो चीजें, ये 10th क्लास की चीजें हैं। अब वो 10th क्लास का 12th में तो पूछने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो 2 1-1 नंबर में आएंगे या 1 2 नंबर का आएगा, बस, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। क्या आ सकता है? या तो 2 1-1 नंबर के आएंगे या 1 2 नंबर का। तो 1-1 नंबर में तो सीधी सी बात है, एग्जांपल ही पूछेगा, है कि नहीं? बी रिमेंबर, इस चीज को ध्यान रखना। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन एग्जांपल्स पर ही फोकस होंगे, इसीलिए मैंने एग्जांपल्स तुम्हारे लिए इतने सारे लिख के रखे हैं पहले से, ताकि तुम हर चीज को समझ लो। क्लियर है? अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब प्लांट्स में देखने को मिलता है, इसमें प्लांट्स में तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं? जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसमें देखते हैं? प्लांट्स में, तो उसको नाम दिया जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म को बना लेना। वेजिटेटिव पार्ट जानते हो? वेजिटेटिव पार्ट मींस जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके साथ साथ उसके आसपास से कुछ पार्ट्स भी तो निकलते हैं, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ये सब उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं ना। नहीं है समझ? हर पे क्लियर है? वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब समझ में आया? प्लांट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट्स कौन कौन से हैं? लीव्स हैं, बड हैं, बल्बेल्स हैं, ट्यूबर्स हैं, ऑफसेट हैं, स्टोलन्स हैं, सकर्स हैं, रनर्स हैं। ये सारी चीजें क्या है? उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट्स हैं, जिनसे हम नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? पक्का है ना सभी को? क्लियर नहीं है? उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। हमने जो बाइनरी फिजन पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये बाइनरी फिजन 4 तरीके का होता है, देख लो। एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन, जो तुम बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हो। सिंपल बाइनरी फिजन मतलब एक अमीबा लिया तुमने और इसके अंदर ये पहले न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, तो न्यूक्लियस बने, फिर तो नई सेल बने। ये तो पढ़ते आ रहे हो बचपन से, देख लो यहाँ पे, ये नॉर्मली पढ़ा होगा ना तुम्हें बचपन से। तो ये होता है सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है? ये तो हमें आता ही। अब 3 होते हैं नए तरीके के बाइनरी फिजन। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उसके बारे में देखो। अब जो नए बाइनरी फिजन आए हैं तुम्हारे सामने वो है ऑब्लिक, लेटरल और ट्रांसवर्स। ठीक है? लेटरल को हम लॉन्गिट्यूडिनल भी कह सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बहुत ज्यादा है, ठीक है? इधर देखो, इधर जैसा नाम वैसा काम। तो ऑब्लिक का मतलब होता है जब हम किसी एक एग्जैक्ट शेप से नहीं काटते, हमें नहीं पता कौन सा शेप है, हमें बस ऑब्लिकली काट देना, 90 डिग्री पे लेके काट देना। मींस जैसे हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? हमें इसको डिवाइड करना है बाइनरी फिजन से। तो हमने देखा जहां भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ऑब्लिक
ऑब्लिकली कट, इस तरीके से ऑब्लिकली कट देना। क्लियर है बात? जैसा डिवीजन कर रहे हैं वैसे उसका नाम पड़ रहा है। अब देखो नाम है लॉन्गिट्यूडिनल, क्या नाम है? तो मींस आप वर्टिकली काटेंगे। कैसे काटेंगे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यूग्लिना का। यूग्लिना याद है तुमको? यस सर। यूग्लिना में पढ़ाया था। अब देखो जब इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते समय में वर्टिकल एक्सिस लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? वर्टिकल एक्सिस। तो जब वर्टिकल एक्सिस से इसको डिवाइड करेंगे तो दो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से बन जाएंगे। वर्टिकली डिवाइड कर दिया हमने इसको, नहीं आया समझ? जब ऑब्लिकली डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और जब ट्रांसवर्सली डिवाइड करोगे जैसा कि पैरामेशियम में, पैरामेशियम याद है? यस सर। मैंने पढ़ाया था स्लीपर सेल लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमारा स्लीपर होता है। सब भूल गए। तो जैसे कि स्लीपर का सेल शेप होता है चप्पल का हमारी, आगे से थोड़ा ऐसे ही होता है स्लीपर सेल लाइक ऑर्गेनिज्म पैरामेशियम। तो ट्रांसवर्सल सेक्शन का मतलब होता है बीच में से, ट्रांसवर्सली काट। जैसे तुम मुझे यहाँ बीच में से काट दोगे और जब ऊपर से देखोगे तो उस सेक्शन को ट्रांसवर्स सेक्शन कहेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर तुम्हें उसके अंदर की चीज देखनी है तो बीच में से तो काटोगे उसको। मतलब यहाँ के अंदर का मटेरियल देखना है तो काटने के लिए आपको बीच में से तो काटोगे। जैसे ट्री है, ट्री को तुम हमेशा ट्रांसवर्सली काटते हो इस तरीके से, नहीं है समझ? तो जब ट्रांसवर्सली हमने डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, वर्टिकली डिवाइड किया लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिकली डिवाइड किया ऑब्लिक। नहीं है समझ? क्लियर है कि नहीं है? ये सब नोट्स में नहीं मिलने वाला है, ये सब बस मेरे दिमाग में क्लिक हुआ तो मैंने बता दिया। ये ऐसी भी चीजें कभी हमने पढ़ी थी तो हम तुम्हें पढ़ा दें। क्लियर है बात? ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मतलब बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन तो बचपन से पढ़ रहे हो, ये कुछ नया तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें डिफाइन करेगा, है कि नहीं? यार एग्जांपल भी लिख लेना, लॉन्गिट्यूडिनल में एग्जांपल लिख लेना यूग्लिना, उसमें लिख लेना पैरामेशियम। सवाल है ये जो है ना ट्रांसवर्स वाला, इसमें लिख लेना पैरामेशियम। इसमें होता है मॉनी एयुलेक्स, मॉनी एयुलेक्स, GONYAULAX, मॉनी एयुलेक्स। ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं आता है। हाँ 11 में नाम होगा इसका, मॉनी एयुलेक्स, मॉनी एयुलेक्स। हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर है? बताओ निष्ठा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स पड़े हैं? बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रिजनरेशन और तो छूट रहा है? तो छूट रहा है क्या हमारा? मल्टी एक और भी तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर फिजन होता है, फ्रैगमेंटेशन होती है, बडिंग सर बडिंग दोनों होती है। एक और हम नहीं पढ़े, स्पोरुलेशन, स्पोर वाला, स्पोर फॉर्मेशन वाला होता था, लिखा नहीं है मेरे से छूट गया। स्पोरुलेशन सर वो फिजन में भी स्पोर बनते हैं? नहीं, इसमें स्पोर
स्पोर्यूलेशन, स्पोर्स फॉर्मेशन। कुछ लोग स्पोर्स बनाते हैं, उनसे डिवीजन करते हैं, उसे कहते हैं स्पोर्यूलेशन। याद करो मैंने पढ़ाए थे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, जू स्पोर्स, याद है, एप्लेनोस्पोर्स। कुछ मोटाइल होते थे, कुछ नॉन मोटाइल होते थे। कॉर्नेडियोफोर्स जो बाहर की तरफ ग्रोथ करते थे। Development of an organism by the help of spores is called sporulation। जब हमने ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किया स्पोर्स की मदद से, उसको हम कहते हैं स्पोर्यूलेशन मेथड ऑफ एसेंशियल रिप्रोडक्शन। हटा दो ये। इसके बाद रह जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक, वो हम नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे चैप्टर। ठीक है, छोटा चैप्टर बताया था मैंने, 2 ही क्वेश्चन आएगा, या तो 2 1 नंबर पे आएंगे या 1 2 नंबर का आएगा। ठीक है, जैसी वेटेज है वैसा ही पढ़ना, सिलेक्टिव पढ़ोगे नंबर ज़्यादा आएंगे, इधर उधर का पढ़ते चलोगे नॉलेज हो जाएगी, नंबर नहीं आएंगे। नंबर लाने के लिए हमें स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ता है। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी मैंने बता रखी है पहले से ही कि जिस चैप्टर में जितना लिमिटेड बताया जा रहा है उतना ही लिमिटेड हमें चलना है। तो मैं पढ़ना पूरा चैप्टर है, लेकिन पढ़ो इस हिसाब से कि 1 1 नंबर के ही क्वेश्चन सिलेक्ट करो, 2 2 नंबर में ही सिलेक्ट करो। मतलब हम ज़्यादा डाटा याद नहीं रखेंगे इस चैप्टर का, हमें सिर्फ की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी डेफिनेशन जो 1 या 2 नंबर में पूछी जा सकती है, जैसे टॉर्यूलेशन था वो पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पोर्यूलेशन। जब स्पोर्स की मदद से नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? स्पोर्स की मदद से। स्पोर्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पोर्यूलेशन। अब स्पोर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से स्पोर्स होते हैं मेरे को? एक तो जू स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर्स का मतलब होता है मोटाइल स्पोर्स। कैसे स्पोर्स? जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। नहीं आया समझ? इनको कहेंगे मोटाइल स्पोर्स, जो मूव कर सकते हैं। फिर आते हैं एप्लेनोस्पोर्स, ये नहीं मोटाइल करते, नॉन मोटाइल। एक और होते हैं स्यूडोस्पोर्स। अच्छा ये बताओ स्पोर्स कहाँ जन्म लेते हैं? स्पोर्स जिस जगह जन्म लेते हैं वहाँ का एक नाम भी बताया है मैंने तुम्हें, किस जगह पे जन्म लेते हैं। मैंने बताया एक बोरे लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम याद है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वो जगह है जहाँ पर स्पोर्स जन्म लेते हैं। ठीक है, याद रखना। स्पोरेंजियम इज द प्लेस वेयर स्पोर्स आर फॉर्म्ड। क्लियर? और स्पोर्स को जन्म कौन देता है? स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, याद रखना है। ये भी प्लांट्स के चैप्टर में इंपॉर्टेंट। लिख लो
कोनिडियोफोर्स कोनिडिया मिलेंगे तुम्हें पेनिसिलियम। एग्जांपल हाँ एग्जाम्पल। और जूस्पोर्स में लिख लेना क्लैमाइडोमोनास। इसको क्लैमाइडोमोनास की स्पेलिंग नहीं आ रही हो वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिख सकता है। क्लैमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स ये सब हमने एल्गी वाले चैप्टर में पढ़ा, लास्ट में पढ़ा था ये सब। क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, पेनिसिलियम इनके एग्जांपल्स हैं। एक बार दो एग्जांपल्स वाले देख लो। यूलोथ्रिक्स ULOTHRIX यूलोथ्रिक्स सबको कोनिडिया किसके कोनिडिया, पेनिसिलियम, फंजाई पढ़ाए थे ना मैं। तो फंजाई पढ़ाते समय मैंने बताया था कि बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ बनती है फंजाई की ऊपर और उसके अंदर स्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे स्पोर्स जो एक्सटर्नल ग्रोथ पे अंदर भरे होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कोनिडिया। और ये चीज हमें देखने को मिली थी पेनिसिलियम नोटेटम में। तुमने मैंने वो पढ़ाए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई। हाँ एस्कोमाइसिटीज पढ़ाए थे। हाँ। जे एस्कोमाइसिटीज में याद है एस्कोमाइसिटीज? सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज पढ़ाए थे मैंने, जो उसमें लग जाती थी जब वीट में। हाँ उसको कुछ बताया। ठीक है, कोक्सीनिया ग्रेविस याद हो। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज पढ़ाए थे। तो मैंने तो बताया था उसमें काऊ का जो डंग होता है ना उसमें जाके बैठ जाते थे फंजाई। हाँ सर याद है कि नहीं? सर बताया था आपने। तो उसी में कोनिडिया वाले स्यूडोस्पोर्स का मतलब होता है ऐसे स्पोर्स जिनके पास स्यूडोपोडिया हो। इनको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लिख लो, स्यूडोपोडिया स्पोर्स, स्यूडोपोडिया स्पोर्स, those spores which have pseudopodia। pseudopodia जानते हो? सर स्टूडियो मैंने देखा। हाँ, false feet means ऐसे स्पोर जिनके पास झूठे पैर हो जिनसे ये मूव कर सके। तो स्यूडोपोडिया स्पोर भी मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? चल सकते हैं क्योंकि इनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं। याद रखना स्यूडोपोडिया स्पोर बनाएगा कौन? अमीबा। कौन बनाएगा? एग्जांपल स्यूडोपोडिया स्पोर। हो गया? नहीं ये लिख लिया? हाँ ठीक है से तो खत्म कर लें अभी। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब समझ में आया? जब प्लांट के किसी पार्ट को निकालकर हम न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देते हैं उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं।
ठीक है। प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट उसे कहा जा सकता है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फूड मटेरियल, या जहाँ पर हमें कुछ ग्लूकोज वगैरह प्रेजेंट हो, उस पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? और जो थोड़ा सा ग्रीन नेचर का भी होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स में दो मेथड है। एक तो आर्टिफिशियल मेथड है जो ह्यूमन के द्वारा करना पड़ता है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, ह्यूमन करेगा तो ही का काम हो पाएगा। और एक होता है नेचुरल मेथड, इसमें आपको ह्यूमंस की जरूरत नहीं होती। क्लियर? नहीं आया समझ में? सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूबर्स की, जो तुम जल्दी से समझ जाओगे। ट्यूबर मतलब पोटैटो के अंदर जो आंखें बनी होती हैं, पोटैटो के, कभी तुमने मार्केट में पोटैटो लेने गए हो तो कभी कभी तुमने देखा होगा पोटैटो के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर की ऐसे बर्ड्स बने रहते हैं, आगे की तरफ, आंखें की तरफ बने रहते हैं, तो उन्हीं को नाम देते हैं हम ट्यूबर्स। क्या रहते हैं? कि अगर हम इन ट्यूबर्स को निकाल कर सॉइल के अंदर डाल देंगे तो ये नया पोटैटो का प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? मींस अगर ये जो किसान है सही समय पर आलू को बाहर नहीं निकाले पोटैटो को, तो इन्हीं बर्ड से, इन्हीं ट्यूबर से नया पोटैटो बनना चालू हो जाए। क्लियर है बात? नहीं आया समझ में? ट्यूबर्स समझ में आया? ट्यूबर्स क्या होते हैं? पोटैटो के अंदर प्रेजेंट वाले आए। याद रखना, ट्यूबर्स से न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने वाले दो प्लांट के नाम पोटैटो और आर्टिचोक। क्या नाम है इसका? आर्टिचोक इस तरीके का कुछ प्लांट होता है, तुमने देखा नहीं हो शायद कभी, देखा है? हमारे ऐसे मिलता नहीं है, थोड़ा पत्ता वो भी ऐसा होता है आर्टिचोक, साउथ में मिलता है आर्टिचोक। तो याद रखना है, देखो पेपर में ऊट पटांग नाम से क्वेश्चन ज्यादा आता है, पोटैटो नहीं पूछेंगे और तुमसे, पोटैटो तुम हाल बता दोगे, वो पूछेंगे एंट्रीचोक बताओ, मतलब दिमाग बुझाने लगोगे एंट्रीचोक क्या है? नहीं, एंट्रीचोक ट्यूबर मींस एंट्रीचोक का जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो ट्यूबर्स की मदद से हो सकता है। तो तुम्हें किस पर फोकस करना है? ऐसे एग्जांपल्स पे जो तुमने कभी सुने भी नहीं। क्लियर? एंट्रीचोक के बगल में ऐसा कुछ डायग्राम बना लेना ताकि तुम्हारे दिमाग में बना रहे कि एंट्रीचोक मतलब वो ये इस तरीके का, फोन पे जाके चेक भी कर लेना ताकि एंट्रीचोक। तो ट्यूबर मतलब समझ गए ना? ट्यूबर मतलब एक आउटग्रोथ, ये भी एक तरीके की आउटग्रोथ है जो किसके फॉर्म में? आई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ऐसा लगता है आलू की आंखें निकली हो, ऐसे तो लगता है पोटैटो में, ध्यान से देखो ग्रीन ग्रीन कलर की, तो उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू पोटैटो का प्लांट फॉर्म हो सकता है। समझ में आया कितना? ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं, हम आसपास में देख जाएंगे। फिर हम बात करते हैं स्टोलन्स। किसकी बात करते हैं? अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा सेम है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है उनके बीच, ज्यादा डिफरेंस नहीं। जास्मीन, जानते हो जास्मीन कौन है? जास्मीन, जास्मीन अलादीन में और कहाँ है जास्मीन? खाते में भी जास्मीन ही है, खाते में चलो बात कर लेते हैं स्टोलन्स की, जो एक जैसी चीजें हैं, सर्कस, रनर, ऑफसेट, ये चारों चीजें एक ही जैसी हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देखो सपोज करो ये एक प्लांट है, ठीक है, देख लो इधर, देख लो इधर,
अब इस प्लांट की ये रूट्स हैं और ये सॉइल सरफेस है। क्लियर? अब इस सॉइल सरफेस से होते हुए एक शूट की लेटरल ब्रांच, ये शूट है, शूट तो समझते हो ना, सॉइल के ऊपर का हिस्सा शूट होता है, शूट के बगल से निकलने वाला जो लेटरल शूट है, लेटरल मतलब साइड से, कुन्ने से एक शूट डेवलप होता है और वो बगल के सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है। इसके कांटेक्ट में आता है बगल के साइड कांटेक्ट, और वहीं से क्या होता है, रूट्स अराइज हो जाती है और ऊपर की तरफ शूट्स अराइज हो जाती हैं। तो ध्यान से देखो, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना सिर्फ ये लेटरल ब्रांच के चक्कर में। यस सर, ऐसी लेटरल ब्रांच आगे भी बनेगी और एक नया प्लांट यहाँ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, तो ये जो लेटरल ब्रांच है ना, यही है स्टोलन। ये क्या है? स्टोलन, इसी का नाम क्या रख दिया मैंने? स्टोलन। क्या नाम रखा है? स्टोलन, अब जब तुम स्टोलन पढ़ोगे तो भी तुम्हें लेटरल ब्रांच दिखेगी, तुम रनर पढ़ोगे तो भी तुम्हें लेटरल ब्रांच ही दिखेगी। बस एक चीज याद रखना, स्टोलन जो होती है ना, ये थोड़ी सी आर्क शेप की होती है। कैसी शेप की होती है? अंश, याद रखना, पहली बार तो क्या लिखोगे स्टोलन्स में? हॉरिजॉन्टल lateral shoot which is in arc shape। किस शेप में? अंश, आर्क शेप जानते हो? वो बचपन में आर्क लगाते थे, हाँ, ट्रायंगल बनाते थे। ध्यान से देखो, ये आर्क जैसे तो दिख रहा है तुम्हें, बगल में जा रहा है लेकिन आर्क बनाते हुए जा रहा है ना, है कि नहीं? यस सर, नहीं है? आगे, देखो एक लेटरल ब्रांच निकली है हमारी, जो कि कैसे शेप बना रही है, थोड़ा सा आर्क शेप बना रही है। और इस आर्क शेप की वजह से यहाँ पर जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ से एक नया प्लांट ओरिजिनेट हो जाता है। तो इस आर्क को नाम दिया हमने स्टोलन्स। क्या नाम दिया? ग्रास में भी तो होता है। हाँ, ग्रास में भी होगा। ग्रास को कहेंगे हम रनर। ग्रास में क्या होगा? रनर। रनर कैसा होता है वो देखिए कभी, नंबर लाइन ऐसी होती है, नंबर लाइन। जो ग्रासेस होती है ना, हमारी लॉन की ग्रासेस, देखो ध्यान से, लॉन की ग्रासेस को तुम देखोगे तो वो काफी ज्यादा बेंड हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है बेंड। तो बेंड होकर क्या होता है, एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती है, और जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आई वहां से नई ग्रास बन जाती है। फिर ये वाली ग्रास सॉइल के कांटेक्ट में आएगी, यहाँ से एक और नई ग्रास है,